अगर आप आज भी एक एलआईसी पॉलिसी या एक मनी बैक पॉलिसी ले रहे हो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अच्छे से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं एंड एक 3 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं अपने रिटायरमेंट पे, ताकि आपका रिटायरमेंट काफ़ी स्मूथ हो। और एंड जो हमारा सबसे बड़ा रीज़न होता है ये एलआईसी पॉलिसीज़ या फिर मनी बैक पॉलिसीज़ लेने का, वो होता है कि मार्केट की वोलेटिलिटी से वो बहुत दूर होते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड मार्केट की वोलेटिलिटी को कंट्रोल में रखते हैं एंड उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ कि आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना टैक्स बचा सकते हैं एंड उसके रिडेम्पशन कंडीशंस क्या क्या हैं, ताकि आपका पैसा कहीं भी अटके ना। सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएफ या पीपीएफ की। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको काफ़ी हद तक ईपीएफ के बारे में पता ही होगा एंड आपकी सैलरी से वो डिडक्ट हो भी रहा होगा। लेकिन ईपीएफ के क्या क्या कंडीशंस है वो समझ लेते हैं। एंड जो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर या फिर एक प्रोफेशनल है उसके लिए हम पीपीएफ बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ईपीएफ की बात करते हैं, तो इसमें आपको 8.25% पर एनम का रिटर्न मिलता है। आप ईपीएफ में 12% ऑफ योर सैलरी तक का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 12% पूरा ही करना पड़ेगा। आप इसे 1800 के मिनिमम कैप पे भी रख सकते हैं एंड बहुत सारी कंपनीज 1800 पे रखती है इसका कैप, क्योंकि उन्हें भी अपनी जेब से उतना ही पैसा डालना पड़ता है। तो अब इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं। जो भी आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, आपको सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही आपका एम्प्लॉयर आपके उस ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर देता है एंड उसके बाद आपकी सैलरी पे टैक्स लगता है एंड उसके बाद आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन उसमें से डिडक्ट होता है। मतलब जो भी आपका एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपके हाथ में सैलरी आने से पहले ही डिडक्ट हो जाता है एंड इसके लिए जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो पूरा ही टैक्स फ्री रहता है। एंड इस इंस्ट्रूमेंट में हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड उस पर जो गेन्स आते हैं वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। अगर आप अपनी 60 साल की उम्र के पहले उस पैसे को निकालते हैं तो भी उस पर ऊपर कुछ कंडीशंस होते हैं। पहले तो मिनिमम आपको 5 साल का उसका पीरियड क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप उसमें से जब पैसे निकालेंगे वही टैक्स फ्री रहेंगे। एंड इसके विड्रॉल्स पे भी काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको 75% तक का विड्रॉल अलाउड होता है एंड अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा जॉब नहीं है तो ही आप अपना पूरा पैसा बाहर निकाल सकते हैं। इसमें और भी कंडीशंस होते हैं, जैसे आप कोई फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए भी आप पैसा निकाल सकते हैं, आपके मैरिज के लिए पैसा निकाल सकते हैं, आपका अगर घर बन रहा है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो भी इस कंडीशन में आप पैसा निकाल सकते हैं इस अकाउंट से। एंड ये भी आप तब कर पाते हैं जब आप 12 मंथ्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है उसके लिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एक काफ़ी अच्छा तरीका है अपने पैसे को बचाने का एंड टैक्स फ्री इन्वेस्ट करने का। ये काफ़ी सेफ इंस्ट्रूमेंट है जिसने कंसिस्टेंटली रिटर्न दिए हैं एंड ये स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी से कंप्लीटली दूर है। तो इससे आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक सेफ्टी नेट भी मिलता है एंड इसके टैक्स बेनिफिट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि 8.25% बहुत कम है, इससे अच्छा तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेता हूँ या कहीं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम हमारी पूरी सैलरी का कुछ छोटा सा पोर्शन ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि ये पूरे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे। अगर हम हमारा पूरा पोर्टफोलियो वॉलेटाइल रख देंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को वो अफेक्ट कर देगा एंड हमारे चांसेस हैं कि हम पैसा निकाल लें। ईपीएफ में आपका पैसे निकालने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। तो इसमें डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा बना रहता है एंड वो आपकी कंपाउंडिंग को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में तो इसका डिडक्शन आप एटीसी के अंदर ले सकते हैं एंड एटीसी का ब्रैकेट होता है 1.5 लाख तक का। और न्यू टैक्स रिजीम में वैसे भी कोई डिडक्शन है नहीं, तो सिर्फ आपका एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टैक्स फ्री रहता है आपके लिए। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए। आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ में। पीपीएफ काफ़ी हद तक ईपीएफ जैसा ही होता है, बस पीपीएफ आप लोगों के लिए बनाया गया है एंड इसका एनुअल रिटर्न अब तक 7.6% के अराउंड ही रहा है। थोड़ा सा कम है ईपीएफ के कंपैरिजन में, लेकिन ये काफ़ी सेफ रिटर्न है क्योंकि ये सॉवरेन बॉन्ड्स के थ्रू बैक्ड रहता है। इसका बस मेन प्रॉब्लम यही है कि ये वॉलंटरी रहता है, आपका कोई कंपल्शन नहीं होता। तो काफ़ी हद तक बहुत लोग मिस कर जाते हैं या इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो टाल देते हैं। लेकिन इसमें आपका डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन पीपीएफ एक अच्छा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है आप सभी के लिए, जहां पर आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं एटीसी के अंदर ही। लेकिन अगर आप 2.5 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हो इसके अंदर तो इसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाता है। मतलब आप 20,800 रुपये ही एक महीने में इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, वरना इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए एंड इसके गेंस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। एंड इसका विड्रॉल आप 100% कर सकते हैं
आफ्टर अ एक्सटेंशन ऑफ 15 ईयर्स। अगर आपने 15 साल तक इसमें इन्वेस्ट किया है तो उसके बाद आप इसको पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। इस पे आप पे कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई जाएगी। तो अब बात करते हैं एनपीएस की, जो है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसका एसेट एलोकेशन 3 चीज़ों में रहता है मेनली। पहला है इक्विटीज़, दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तीसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो ये काफ़ी हद तक सेफ रहता है एंड इसके जो इनिशियल ईयर्स होते हैं वहाँ पर ये आपका पैसा इक्विटीज़ में रखता है ताकि आपको थोड़ा सा पुश मिले, आपके पूरे ओवरऑल रिटर्न को पुश मिले एंड धीरे धीरे वो इक्विटी का प्रपोर्शन कम करता जाता है ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट नज़दीक आती है एंड आपके वो पैसे सेफ एसेट्स में डालना शुरू कर देता है एंड एलोकेशन उस हिसाब से चेंज करता रहता है। तो इस पर आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटो मोड पे खुद से ही एलोकेशन चेंज करता रहता है। इसमें आप खुद से भी एसेट एलोकेशन कुछ हद तक डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इक्विटी थोड़ा सा हैवी रखना है या इक्विटी थोड़ा सा कम रखना है। लेकिन अगर आप इसे ऑटो मोड पे रखते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। रीसेंट रूल्स चेंज होने के बाद इसमें भी आप कुछ हद तक अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अपनी मैरिज के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, हाउसिंग नीड्स के लिए अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो, और या तो अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। इसमें आप 80% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। 20% एन्युटी की तरफ जाता है। इसमें भी मतलब आप जब 60 ईयर्स के ऊपर हो जाएंगे तभी आपको कॉन्स्टेंटली एक सैलरी की तरह वापस से पैसा देता रहेगा एंड आपके रिटायरमेंट को काफ़ी हद तक सेव कर देगा। एंड इसमें अप टू 60% ही आपका टैक्स फ्री होता है अगर आप पहले विड्रॉ कर लेते हैं इसका अमाउंट। तो ट्राई कीजिएगा कि आप इसे 60 के बाद ही विड्रॉ करें ताकि आप पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी ना बने। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो इसको आप 80 CCD 1B के अंदर इसका डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट है अप टू 50,000, मतलब 50,000 तक का ही आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। आप ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 50,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको टैक्स में। तो मेरी एडवाइस यही है कि 50,000 तक पे उसे कैप कर दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर वैसे भी आपको टैक्स लगेगा ही आपकी इनकम पे। तो इसका हम एनुअली 50,000 तक का ही इन्वेस्टमेंट रखेंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि जो भी इसमें एन्युटी के टाइम पे इनकम मिलेगी, मतलब आपके रिटायरमेंट के बाद इनकम मिलेगी, वो टैक्सड होती है। मतलब भले ही वो छोटे पोर्शन में मिलेगी, लेकिन अगर आप तभी भी पैसे कमा रहे हैं और उसके बाद ये इनकम ऐड हो रही है तो आपको वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से मिलेगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कह के उधर एक एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आप उनको कह सकते हैं कि आपके बिहाफ पे वो उधर कंट्रीब्यूशन करे, तो आपका सैलरी का जो वो पोर्शन है वो टैक्स फ्री हो जाएगा एंड इसकी लिमिट होती है 14% ऑफ योर सैलरी। तो इसे आप रफली अपने 10% 14% आपके नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर या फिर प्रोफेशनल हैं तो आप अपने बैंकिंग के ऐप से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एनपीएस की वेबसाइट से डायरेक्टली जाके। मैं एडवाइस करूंगा कि एनपीएस की वेबसाइट से जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग ऐप्स आपको लगभग 50 रुपए की फीस लगाते हैं, वो भी 50,000 रुपए के कंट्रीब्यूशन पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों फालतू में चार्ज देना, इससे अच्छा डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर अपना कंट्रीब्यूशन कर लीजिए। मैं पिछले 3 साल से एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इसमें रफली अराउंड 10% का XIRR दिखा रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर आप इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को एक बेस लाइन पे पकड़ के इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आप 1800 रुपीज़ का बेसिक ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब 3600 रुपये हो गया महीने का आपका 1800 प्लस आपके एम्प्लॉयर का 1800, तो वो हो गया साल का 43,200। एंड इसमें अगर आप 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये टोटल एनुअल इन्वेस्टमेंट हो गया 93,200, विच इज रफली 7,766 अ मंथ। और ईपीएफ का 8% का कंपाउंडिंग और एनपीएस का 10% का कंपाउंडिंग, अगर इसे हम एवरेज पकड़ के 9% पे भी कंपाउंड कर पा रहे हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 36 लाख का ही होगा एंड वो 3 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस बन जाता है अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग में ही इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो। एंड बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि यार 3 करोड़ बाद में तो बहुत कम होगा क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा, तो उस 3 करोड़ की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन इन्फ्लेशन अभी हमारी कंट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। जैसे जैसे हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे तो हमारा इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगा एंड बहुत ही कम हो जाएगा। अगर हम अमेरिका का एग्जांपल ले तो वहाँ पे इन्फ्लेशन 2 से 3% ही है, तो तब के 3 करोड़ आपका रिटायरमेंट काफ़ी हद तक क्लियर कर ही देंगे एंड इसमें आपकी मंथली एनुअल इनकम आती रहेगी, तो आपको जो बचा हुआ कॉर्पस है वो खुद भी आगे बढ़ता रहेगा एंड वो एक कॉन्स्टेंट सैलरी क्रिएट करके रखेगा आपकी पूरी जिंदगी। तो अगर आप इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं कर रहे थे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करिए, क्योंकि ये काफ़ी टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स है। आपकी करंट इनकम में वो टैक्स बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एंड एक पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में हेल्प करेंगे स्टेबिलिटी लाने के लिए एंड आपका रिटायरमेंट काफी हद तक सॉर्ट कर देंगे। इसके विड्रॉल्स थोड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, लेकिन यही विड्रॉल की जो कंडीशंस है वही हमें पैसा निकालने से भी रोकते हैं एंड इनकी कंपाउंडिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो अगर आपको ऐसे और फाइनेंशियल हैक्स चाहिए तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपको कौन से फाइनेंस के टैक्स सेविंग हैक्स चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।